अंदर हम जानना चाहेंगे हमारा कंटेंट क्या रहेगा, हमारा ड्यूरेशन क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। तो सीधा iMedita की वेबसाइट पे जाएंगे, लाइव ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे। लाइव ट्रेनिंग के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा फोर्टिनेट और फोर्टिगेट फायरवॉल। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फोर्टिनेट फोर्टिगेट लाइव ट्रेनिंग, iMedita लाइव ट्रेनिंग, फोर्टिनेट फोर्टिगेट फायरवॉल पे जाओगे, क्यूरिकुलम पे जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कोर्स आउटलाइन डिटेल्ड। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे वो कंटेंट रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट है। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे फायरवॉल क्या है, फायरवॉल कौन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। फायरवॉल को समझने के पश्चात हम जाएंगे फोर्टिगेट के पास कि फोर्टिगेट फायरवॉल क्या है, औरों से कैसे सेम है, कैसे अलग है। तो पहले फायरवॉल इंट्रोडक्शन, फिर फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे फोर्टिगेट के पास कौन कौन से नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स हैं और कौन कौन से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स हैं। हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि फोर्टिगेट फायरवॉल, सिस्को फायरवॉल, पोलो अल्टो फायरवॉल और चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ इसकी क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। जब फोर्टिगेट सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स कवर हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे फोर्टिगेट लैब सेटअप और बेसिक्स की तरफ। यहाँ पे हम लैब सेटअप बनाएंगे। लैब बनाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लैब सेटअप बना के हम फायरवॉल को एक्सेस करना सीखेंगे। फायरवॉल पे टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस इनेबल करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि जो हमने इनेबल किया है उसको वेरीफाई करेंगे। फायरवॉल पे प्लेन बैकअप लेना, फायरवॉल पे इनक्रिप्टेड बैकअप लेना, फायरवॉल पे फैक्ट्री रीसेट करना, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर करना, फायरवॉल पे एडमिन पासवर्ड रीसेट करना और फर्मवेयर अपग्रेड करना। तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे लैब सेटअप के पश्चात हमारे ये टास्क रहेंगे: फायरवॉल एक्सेस, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, कनेक्टिविटी वेरीफाई, प्लेन बैकअप, इनक्रिप्टेड बैकअप, फैक्ट्री रीसेट, कॉन्फ़िग रिस्टोर, एडमिन पासवर्ड रीसेट और फर्मवेयर अपग्रेड। यहाँ पे जब हमारा फायरवॉल बेसिक्स हो जाएगा, ये हमारी दो तरह से रहेगी। पहले हम चीजों को जीयूआई से करना सीखेंगे, जीयूआई से करने के पश्चात हम उसे सीएलआई से करना यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम बेसिक राउटिंग करेंगे जिसमें स्टैटिक राउटिंग रहेगा, डिफॉल्ट राउटिंग रहेगा और लिंक मॉनिटरिंग रहेगा। तो लिंक मॉनिटरिंग क्या है? लिंक मॉनिटरिंग हमारा यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार से सिस्को राउटर पे आईपीएसएलए चलता है, फोर्टिगेट फायरवॉल पे आईपीएसएलए को लिंक मॉनिटरिंग कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जोन इम्प्लीमेंटेशन। तो जो पोलो अल्टो फायरवॉल है उस पे जोन बनाए जाते हैं, चेक पॉइंट फायरवॉल पे जोन बनाए जाते हैं। प्रश्न ये आता है कि अब फोर्टिगेट फायरवॉल भी जोन सपोर्ट करता है? प्रश्न है, आंसर है हाँ। तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे कैसे जोन बनाएंगे और कैसे जोन बेस पॉलिसी बनाएंगे, ये हमारा रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिप इम्प्लीमेंटेशन। रिप इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग और बेसिक्स के अंदर हम करेंगे राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, एडी चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ऑफसेट लिस्ट, ऑथेंटिकेशन और टी शूट जैसी चीजें हम रिप के अंदर करेंगे। रिप के बाद हम सीखेंगे यहाँ पे ओएसपीएफ। तो रिप के बाद हमारा रहेगा ओएसपीएफ, इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, जिसमें बेसिक मल्टी एरिया, नेबर टेबल वेरिफिकेशन, डेटाबेस टेबल वेरिफिकेशन, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक, हेलो इंटरवल मॉडिफिकेशन, डेड इंटरवल मॉडिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ओएसपीएफ के अंदर सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे स्टब एरिया बनाना, टोटली स्टब एरिया, टोटली एनएसएसए, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन और टी शूट जैसी चीजें हमारी ओएसपीएफ के अंदर रहेंगी। ओएसपीएफ के बाद हमारा रहेगा आईएसआईएस। आईएसआईएस इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग में बेसिक्स, नेबर टेबल वेरिफिकेशन, डेटाबेस टेबल वेरिफिकेशन, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और टी शूट जैसी चीजें हमारी आईएसआईएस के अंदर रहेंगी। आईएसआईएस के बाद हम सीखेंगे बीजीपी।
इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग के साथ, जिसमें बेसिक्स, नेबर टेबल, बीजीपी टेबल, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन। हम सीखेंगे नेक एट्रीब्यूट चेंज करना, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और टी शूट जैसी चीजें हम बीजीपी के अंदर करेंगे। ये तो होगा IPv4 पे। वैसा ही हमारा IPv6 पे रहेगा, स्टैटिक, डिफॉल्ट, लिंक मॉनिटरिंग, रेपेंजी के अंदर बेसिक्स, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, एडी चेंज करना और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाना, ऑफसेट लिस्ट लगाने जैसी चीजें रेपेंजी के अंदर रहेंगी। जैसा V4 पे VS OSPF में किया था, वैसा ही V6 पे इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, बेसिक मल्टी एरिया, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल मॉडिफिकेशन, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया और टोटली NSSA एरिया और एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, रीडिस्ट्रीब्यूट और टी शूट जैसी चीजें हम सीखेंगे। वैसा ही IS के अंदर हम सीखेंगे बेसिक और टेबल्स वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और टी शूट जैसी चीजें रहेंगी। फिर हमारा BGP आएगा, जैसा V4 पे था, बेसिक्स, नेबर टेबल, BGP टेबल, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, एग्रीगेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजें और टी शूट जैसी चीजें IPv6 BGP पे रहेंगी। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, कितने प्रकार का है, स्टैटिक नेट क्या है, पैट क्या है, डेस्टिनेशन नेट क्या है, यूजर ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल यहाँ पे सीखेंगे। जैसा V4 पे रहेगा नेटिंग, वैसा ही V6 पे स्टैटिक, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूजर ऑथेंटिकेशन हमारा रहेगा। इसके बाद हमारा आएगा साइट टू साइट VPN या IPsec VPN। अब ये साइट टू साइट VPN या IPsec VPN होता क्या है, तो ये समझ लेते हैं। तो साइट टू साइट VPN या IPsec VPN जो हमारा है वो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। तो मान के चलो कि आपके पास एक लोकेशन है जहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, एक लोकेशन में एक फायरवॉल लगा हुआ है, दूसरी लोकेशन पे दूसरा फायरवॉल लगा हुआ है। उन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, उन दोनों को हमने इंटरनेट के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उनके पास अपने अपने लेन है, ब्रांच 1 के पास और 2 के पास। अब हम चाहते हैं दोनों ब्रांच एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए हम दोनों ब्रांचेस के बीच में यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे IPsec VPN। IPsec VPN या इसको साइट टू साइट VPN बोला जाएगा, जिसकी मदद से जो ब्रांच 1 का यूजर है वो ब्रांच 2 के यूजर से VPN के रास्ते ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करेंगे। तो जो हमारा IPsec VPN या साइट टू साइट VPN है वो हमारा बनाया जाता है ब्रांच 1 और ब्रांच 2। जब दो या दो से अधिक ब्रांचेस ओवर द इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हों और उनके बीच में जब हमें सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम IPsec VPN या साइट टू साइट VPN का क्या करेंगे, इस्तेमाल। IPsec VPN या साइट टू साइट VPN का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। डन हुआ। तो ये हमारा रहेगा IPsec VPN या साइट टू साइट VPN क्या है। अब जब हम थियोरेटिकल पढ़ लेंगे कि क्या है, कौन कौन से फीचर, कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे वर्जन 1 के साथ, वर्जन 2 के साथ, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और तो गड़बड़ भी होगी तो उसे टी शूट भी हम करेंगे। टी शूट करेंगे उसके पश्चात ये तो रहेगा FortiGate से FortiGate। तो FortiGate से FortiGate वर्जन 1, वर्जन 2, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन और टी शूट। इसके साथ साथ हमारा अब आगे रहेगा। तो आगे क्या रहेगा, आगे हम यहाँ पे सीखेंगे FortiGate और सिस्को राउटर के बीच में, FortiGate सिस्को ASA के बीच में, FortiGate Palo Alto फायरवॉल, चेकपॉइंट फायरवॉल, जुनिपर फायरवॉल, सिस्को FTD और सोफोस फायरवॉल के बीच में साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा। तो FortiGate से FortiGate और अनदर वेंडर के साथ भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि IPv6 के साथ साथ साइट टू साइट VPN कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा। जब साइट टू साइट VPN कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बढ़ेंगे आगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वीवायर के साथ। अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वीवायर क्या है ये हमें समझना है। समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो किसी को ऐसा मान के चलेंगे कि किसी कंपनी के अंदर PC1,
PC2, सर्वर 1 और सर्वर 2 लगे हुए हैं। किसी कंपनी का नेटवर्क ऑलरेडी क्या है, किसी कंपनी का नेटवर्क ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे एस्टैब्लिश है। अब वो लेन कनेक्टेड है राउटर के साथ, लेन कनेक्टेड है राउटर के साथ, और राउटर कनेक्टेड है दूसरी ब्रांच के साथ लीज लाइन के रास्ते। तो दो ब्रांचेस की कनेक्टिविटी लीज लाइन के रास्ते कनेक्टेड है, और दोनों की कनेक्टिविटी हो सकता है वाया किसके हो, इंटरनेट के हो। तो वाया इंटरनेट के भी वो यहाँ पे कनेक्टेड हो सकती है, और वाया MPLS VPN के रास्ते भी उनकी कनेक्टिविटी हो सकती है। ओके, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया राउटर। राउटर पे सबसे पहले IP एड्रेसिंग, फिर क्या करेंगे राउटिंग, फिर क्या करेंगे नेटिंग, फिर क्या करेंगे VPN। IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN हम करेंगे, और MPLS हम चलाएंगे। तो इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे करेंगे। अब हमें जरूरत पड़ी राउटर हटाना है और यहाँ फायरवॉल लगाना है। जब हम फायरवॉल लगाएंगे फिर से IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN, MPLS चलेगा नहीं, और फिर हम यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसीज लगाएंगे। इतना सारा काम हमें जो है करना पड़ेगा। अब क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे ये चाहिए कि हम ना IP एड्रेसिंग करना चाहते हैं, ना राउटिंग, ना नेटिंग, ना VPN, ना MPLS। हम बस इतना चाहते हैं यहाँ पे, हम बस इतना चाहते हैं कितना, कि बस फायरवॉल पॉलिसीज लग जाएं। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जो है वो लगाया जाता है कहाँ, तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमारा लगाया जाएगा लेन और लेन के बीच में और गेटवे के बीच में। तो लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में क्या लगेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लगेगा। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमारा लेन और गेटवे के बीच में लगेगा। इस पे हमने पॉलिसीज लगा देना है। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को ही हम वी वायर बोलते हैं, या इसी को हम यहाँ पे ब्रिज मोड भी बोलते हैं। तो कोई भी पूछता है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, वी वायर या ब्रिज मोड क्या है, ये सभी के सभी लेयर 2 डिप्लॉयमेंट्स हैं। जब हम फायरवॉल को लेयर 2 में डिप्लॉय करेंगे तो या तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या वी वायर या ब्रिज मोड में लगाएंगे, जिसमें फायरवॉल को लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में लगाया जाएगा, और केवल फायरवॉल पॉलिसी, केवल और केवल फायरवॉल पॉलिसी हम यहाँ पे, फायरवॉल पॉलिसीज ही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो केवल और केवल जब फायरवॉल पॉलिसीज यहाँ पे लगाएंगे तो नेटवर्क चेंज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रहे, तो जब भी कोई कहता है कि मेरे को बिना नेटवर्क चेंज किए फायरवॉल पॉलिसीज लगानी है, तो हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वी वायर या ब्रिज मोड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या वर्चुअल वायर। अभी मैं बस बता रहा हूँ, ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, जब समय आएगा तब बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे HA हाई अवेलेबिलिटी। अब ये HA क्या है, डायग्राम की मदद से समझेंगे। डायग्राम की मदद से समझना यहाँ पे ये है कि मान के चलो हमारे पास है लेन नेटवर्क, तो हमारे पास PC1, हमारे पास PC2, हमारे पास PC3, PC4 यहाँ पे हो गया। PC को हमने जोड़ दिया किसके साथ, PC को जोड़ दिया स्विच के साथ, स्विच से हमने जोड़ा फायरवॉल, और फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ। अब इस लिंक पे, इस फायरवॉल पे और इस लिंक पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। हम दो इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, तो लिंक रिडंडेंसी मिल गई, लेकिन फायरवॉल रिडंडेंसी नहीं है। तो कंपनियां क्या करती हैं, एक नहीं दो फायरवॉल लगाती हैं, दोनों फायरवॉल को इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ जोड़ देते हैं। उन दोनों फायरवॉल को भी एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। अब इसमें रहेगा, एक रहेगा प्राइमरी जो कि रहेगा एक्टिव, दूसरा रहेगा सेकेंडरी जो कि रहेगा पैसिव। जो प्राइमरी फायरवॉल है उस पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो दे देगा दूसरे सेकेंडरी फायरवॉल को। प्राइमरी फायरवॉल पे जो भी सेशन होंगे वो दे देगा दूसरे फायरवॉल को। तो कॉन्फ़िगरेशन और सेशन प्राइमरी से सेकेंडरी पे चले जाएंगे।
अब होगा यहाँ पे ये हमारा जो लेन है वो क्या भेजेगा, ट्रैफिक भेजेगा। ट्रैफिक पहले प्राइमरी एक्टिव फायरवॉल से इंटरनेट पे जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्टेप में जो हमारा कौन है प्राइमरी फायरवॉल है वो फेल कर जाए। अगर ऐसा होता है तो थर्ड स्टेप के अंदर जो सेकेंडरी है वो खुद को डिक्लेयर कर देगा प्राइमरी और एक्टिव। अब अगर ऐसा होता है तो फोर्थ स्टेप में ट्रैफिक नए वाले प्राइमरी एक्टिव फायरवॉल से इंटरनेट पे जाएगा। तो या तो आप प्राइमरी से जाओगे या सेकेंडरी से जाओगे, इसी चीज को यहाँ पे बोला जाता है। यही हमारा है HA, हाई अवेलेबिलिटी या फेलोवर। HA या फेलोवर के अंदर हम दो से लेके चार फायरवॉल्स को दो से लेके चार फायरवॉल को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। और ग्रुप करते हैं एज सिंगल डिवाइस, एज ए सिंगल फायरवॉल। तो HA या फेलोवर के अंदर हम दो या चार से लेके चार फायरवॉल की ग्रुपिंग यहाँ पे करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं एज ए सिंगल फायरवॉल, एक फायरवॉल की तरह। अब ये HA हमारा दो प्रकार का होता है, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव और यहाँ पे हमारा एक्टिव एक्टिव दो प्रकार का हमारा क्या होता है, HA होता है। अभी बस इतना ही कि HA या फेलोवर में दो से लेके चार फायरवॉल की ग्रुपिंग सिंगल फायरवॉल की तरह करेंगे। उनमें एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। पहले ट्रैफिक प्राइमरी से जाएगा, प्राइमरी के डाउन होने पे सेकेंडरी खुद को प्राइमरी बना देगा और अब ट्रैफिक नए वाले से यहाँ पे जाने लगेगा। ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे HA क्या होता है या फेलोवर क्या होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, ये अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब ये सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है ये हमें यहाँ पे जानना है। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है, डायग्राम की मदद से समझेंगे। सर्वर लोड बैलेंसिंग ये कहता है कि मान के चलो आपके पास एक सर्वर है और वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, फोर्टीगेट के साथ जुड़ा है। फोर्टीगेट से फर्दर जुड़ा है इंटरनेट और इंटरनेट से हमारा यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ गया इंटरनेट यूजर। अब हम किसकी मदद से, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से इस सर्वर का एक्सेस दे सकते हैं। अब मान के चलो अंदर से इंटरनेट से 40,000 रिक्वेस्ट आई। अब ये सर्वर सपोर्ट ही 10,000 करता है तो ये तो ओवरलोड हो जाएगा, तो नेटिंग से हमारा काम नहीं बनेगा। तो हमें क्या लेना है फिर, एक नहीं मल्टीपल सर्वर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और मान के चलो हर सर्वर कितने कनेक्शन बना सकता है, 10,000। अब होगा कुछ यूं, हम कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। वो सर्वर सारे के सारे हमारे किस में जुड़े हुए होंगे, हमारे लेन के अंदर होंगे और लेन जुड़ा होगा फायरवॉल के साथ। अब हम यहाँ पे मदद लेंगे SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग की। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में होगा यहाँ पे ये कि जैसे कि ये हो गया प्राइवेट आई नेटवर्क 192.168.101.1, 101.1.100, ये हमारा IP हुआ .1.1, 102.1.100 हो गया। अब हम एक SLB के अंदर एक IP लेंगे 101.1.1.101। अब जो पब्लिक यूजर है वो रिक्वेस्ट 40,000 रिक्वेस्ट भेजेंगे इस IP को। अब ये जो IP है ये उन रिक्वेस्ट को या सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से वो रिक्वेस्ट हम इन सर्वर्स पे क्या कर देंगे, तो 40,000 रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब हम बात करते हैं किसकी, SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग की, तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में एक IP पे आने वाली रिक्वेस्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बैकएंड सर्वर पे। तो जो बैकएंड सर्वर्स हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसको, रिक्वेस्ट को। अब जो ये सर्वर लोड बैलेंसिंग है ये IPv4 और IPv6 दोनों के लिए क्या है, सपोर्टेड है। आया कुछ समझ में। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर एक फीचर है
जिसमें एक आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को बैकएंड सर्वर्स पे क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब बैकएंड सर्वर्स पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फायदा ये होगा कि हम एक ही आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर पे भेज देंगे, तो ज्यादा यूजर्स को हम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। तो ये हुआ SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो ये हमारा रहेगा सर्वर लोड बैलेंसिंग। IPv4 V6 दोनों के लिए सपोर्टेड है। हो गया। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा आता है सर्वर लोड बैलेंसिंग के पश्चात फिर हमारा आएगा एडमिन प्रोफाइल। अब ये एडमिन प्रोफाइल क्या है ये हम समझेंगे। समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। डायग्राम की मदद इस प्रकार से, हमारे पास एक फायरवॉल हो गया, फायरवॉल से हमने स्विच कनेक्ट किया, स्विच से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स कनेक्ट हो गए। अब वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो फायरवॉल को एक्सेस करेंगे। हो सकता है एक हमारा कैसा यूजर हो, एक हमारा L1 हो सकता है दूसरा हमारा यहाँ पे L2 हो, और हो सकता है तीसरा हमारा L3 हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, एडमिन प्रोफाइल्स। तो एडमिन प्रोफाइल्स हम बनाएंगे तो सबसे पहले किसके लिए बनेगी, L1 के लिए। L1 को हम क्या परमिशन दे देंगे कि वो रीड कर सकता है। फिर हमने क्या बनाया, L2 जो कि रीड और राइट कर सकता है। और जो है तो हमारा तीसरा हो गया तो रीड राइट, लेकिन इसको हम देंगे लिमिटेड रीड राइट। और उसके बाद है L3 को हमने क्या दे देना है, रीड राइट, लेकिन क्योंकि ये L3 है तो इसको हमने फुल परमिशंस दे देनी है। तो अब होगा यूं कि जब भी यूजर आएगा, L1 यूजर जब आएगा यहाँ पे, लेवल 1 यूजर जब लॉग इन करेगा फायरवॉल पे तो वो केवल देख सकेगा। जो लेवल 2 है वो देखने के साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा, और जो हमारा L3 है वो यहाँ पे रीड राइट यानी कि फुल कंट्रोल, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकता है। तो एडमिन प्रोफाइल के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन सा यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर जो है, कौन सा यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर फायरवॉल पे क्या कर सकता है। तो फायरवॉल पे एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए एडमिन प्रोफाइल्स यहाँ पे हमारे बनाए जाते हैं, और वो हम बनाएंगे। तो ये हुआ एडमिन प्रोफाइल। उसके बाद आता है यहाँ पे VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये VRRP क्या है तो समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेंगे। तो ये हो गया हमारा डायग्राम यहाँ पे VRRP के लिए। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि हमारे पास है PC1, तो हमारे पास है PC1, हमारे पास PC2, हमारे पास PC3, हमारे पास PC4 हो गया। PC1 2 3 4 हुआ। ये हमने जोड़ दिया किसके साथ, ये हमने जोड़ा यहाँ पे स्विच के साथ जोड़ा। स्विच से हमने एक फायरवॉल जोड़ा, फायरवॉल को हमने यहाँ पे फर्दर किससे जोड़ दिया, इंटरनेट के साथ यहाँ पे जोड़ दिया। इंटरनेट हमारा यहाँ पे हो गया, डन हुआ। अब ये डाउन हो सकता है तो हमने एक नहीं यहाँ पे दो फायरवॉल लगाए, दोनों फायरवॉल को हमने इंटरनेट से जोड़ दिया। अब मान के चलो इसका आईपी है 192.168.101.1, सभी का गेटवे हमने फायरवॉल 1 दे दिया। ये डाउन हो गया तो ये बाहर नहीं जा सकते, तो हमें दूसरे फायरवॉल का आईपी क्या देना पड़ेगा, गेटवे देना पड़ेगा। तो 101.2 हमें क्या देना पड़ेगा, 101.2 गेटवे देना पड़ेगा। तो सबका गेटवे हम फिर 2 देंगे। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा। अब गेटवे चेंज करना इतना आसान काम तो होता नहीं है, तो हम फिजिकल आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फायरवॉल पे हमने क्या यूज करना है, VRRP। इसका फिजिकल आईपी 192.168.101.11, इसका 192.168.101 डॉट यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 12 रहेगा। और अब हम VRRP बनाएंगे तो VRRP कॉन्फ़िगर किसके पास करेंगे, तो हमें यहाँ पे दोनों के दोनों फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, यहाँ और यहाँ कॉन्फ़िगर करना है। कर दिया कॉन्फ़िगर। जैसे ही कॉन्फ़िगर किया तो अब
इस पे एक आईपी देंगे 192.168। तो एक्चुअली जब हम VRRP कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक आईपी हम देंगे, तो 192.168.101.1 इस वर्चुअल आईपी को हम VRRP की मदद से कॉन्फ़िगर करेंगे दोनों पे। तो जो फायरवॉल 1 है वो इसके लिए हो जाएगा मास्टर, और जो 2 है वो इसके लिए हो जाएगा बैकअप। अब होगा यूं कि जो हमारा क्या है, ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक जो कि हमारा लेन से जाएगा वो वीआईपी VRRP यानी मास्टर पे आएगा, मास्टर के रास्ते होता हुआ इंटरनेट पे जाएगा। ऐसा होता है यदि आपका जो मास्टर है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो बैकअप थर्ड स्टेप में खुद को डिक्लेयर कर देगा मास्टर, और अब जो हमारा ट्रैफिक है वो मास्टर नए मास्टर से इंटरनेट पे जाएगा। तो VRRP की मदद से हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, वर्चुअल आईपी, और वही वर्चुअल आईपी हमारे लेन के लिए क्या होता है, गेटवे। तो VRRP की मदद से हम दो या दो से अधिक फायरवॉल को VRRP की मदद से हम दो या दो से अधिक फायरवॉल को ट्रीट करते हैं किसकी तरह, यहाँ पे सिंगल गेटवे की तरह। तो VRRP की मदद से मल्टीपल फायरवॉल को सिंगल गेटवे की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारा रहेगा VRRP के अंदर, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल के अंदर ये हमारा रहेगा। हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे ADVPN। अब ये ADVPN क्या है ये हमें जानना है। जानने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम की मदद लेंगे। तो VRRP यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए, और अब हम बढ़ते बड़े चलते हैं ADVPN की तरफ। समझने के लिए डायग्राम हमारा रहेगा। डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमारा रहेगा। किस प्रकार से कि मान के चलो हमारे पास एक फायरवॉल है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक फायरवॉल। उस फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ, तो फायरवॉल हमारा इंटरनेट से जुड़ा, और इंटरनेट से हमने यहाँ पे दूसरा फायरवॉल, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा तीसरा फायरवॉल, और फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा फायरवॉल। हो गया। अब हम चाहते हैं कम्युनिकेट करें, तो हमें इनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, तो हमें इन सभी के बीच में साइट टू साइट VPN बनाना पड़ेगा। तो साइट टू साइट VPN बनाएंगे सभी के बीच में, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, बनाना मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा कौन, यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है AD ऑटो डिस्कवरी VPN। तो AD VPN इसे सॉल्व करता है, जिसके अंदर हम एक क्या बनाएंगे, AD VPN के अंदर एक हमारा रहेगा हब, और बाकी के हमारे रहेंगे स्पोक। यहाँ पे हमारे रहेंगे एक हब और बाकी के स्पोक। पहले प्रत्येक स्पोक है वो क्या करेगा, जो हब के साथ क्या बनाएगा, एक स्टैटिक टनल बनाएगा। तो प्रत्येक स्पोक हब के साथ कैसी टनल बनाएगा, ये हमारी स्टैटिक क्या रहेगा, टनल यहाँ पे बनाएगा। डन हुआ। जब एक स्पोक दूसरे के पास जाएगा, तो जब एक स्पोक यहाँ पे दूसरे के पास जाएगा, तो उनके बीच में डायनेमिक टनल हमारा बनेगा। तो ये हमारे डायनामिक टनल बनेंगे। तो जो ADVPN है वो 40 गेट फायरवॉल पे चलने वाला कैसा VPN है, फुल मैश VPN है। तो जब हमें फुल मैश VPN बनाना है 40 गेट फायरवॉल पे, तो ADVPN का हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यहाँ पे ये होगा, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू इम्प्लीमेंट करने में आसान है। ये यहाँ पे इजी टू इम्प्लीमेंट और स्केलेबल है, नेटवर्क के साथ ग्रो करा सकते हैं इसको। और ये क्या सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है डायनेमिक राउटिंग, और ये डायनेमिक राउटिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यदि कोई कहता है कि अगर मेरी 50 100 200 300 ब्रांचेस हैं, अगर उनके बीच में मेरे को फुल मैश VPN बनाना है, तो क्या फोर्टीगेट के पास कोई ऑप्शन है? हाँ, फोर्टीगेट के पास ADVPN फुल मैश VPN इम्प्लीमेंट करने में आसान, स्केलेबल है और डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करता है। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे ADVPN।
उसके बाद है हमारा यहाँ पे डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन। ये क्या है ये डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, ये बस ओवरव्यू है। जब समय आएगा तब हम डिटेल में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन। ये क्या है ये समझते हैं, और समझने से पहले डायग्राम की मदद। जो हमने अभी तक बताया था साइट टू साइट और एडीवीपीएन, वो आपका बनता है फायरवॉल टू फायरवॉल। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रहेगा, और जो कि हमारा है कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास यहाँ पे हो गया इंटरनेट। तो ये है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट को हमने एक फायरवॉल से जोड़ दिया, फायरवॉल से हमने स्विच जोड़ा, और स्विच से हमने अंदर के सर्वर जोड़ दिए। इंटरनेट से हमारा एक यूजर है जिसको हम यहाँ पे रिमोट यूजर बोलेंगे। 192.168.101.168.101.192.168.101.100 हो गया। तो अब कैसे करना है। अब जो वो घर पे बैठा यूजर है वो कंपनी में जाएगा, कंपनी के नेटवर्क से जुड़ेगा, कंपनी के नेटवर्क से जैसे ही जुड़ेगा पीसी या लैपटॉप की मदद से, तो वो सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अब जो यूजर है वो घर पे है, तो यूजर घर पे बैठा हुआ है, कंपनी में नहीं है। अब वो घर से बैठ के कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, तो डायरेक्टली वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जुड़ा हुआ किससे है यूजर। यूजर जुड़ा हुआ है पब्लिक नेटवर्क के साथ। तो पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी रहेगी, पब्लिक टू प्राइवेट रीचेबिलिटी नहीं रहे। तो हम जो यूजर है उसके पीसी से फायरवॉल के साथ एक वीपीएन बनाएंगे। तो पीसी से फायरवॉल के साथ एक वीपीएन बनेगा जिसको हम यहाँ बोलेंगे रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन आपके बनेगा किस किस के बीच में, पीसी के बीच में और फायरवॉल के बीच में। इस रिमोट एक्सेस वीपीएन की मदद से जो हमारा यूजर है, वर्क फ्रॉम होम यूजर है या रिमोट यूजर जो है, वो उस वीपीएन के रास्ते कंपनी के अंदर के नेटवर्क को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया ये रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन करता क्या है, रिमोट एक्सेस वीपीएन इनेबल करता है रिमोट यूजर को टू enable remote user to access internal network of a company in a secure way over insecure network। इनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर सिक्योर वे में एक्सेस कराता है। अब जो ये रिमोट एक्सेस वीपीएन है, इसी के लिए हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन दो प्रोटोकॉल की मदद से बनाया जाता है। एक है आईपीसेक। जब आईपीसेक का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहलाता है डायल अप वीपीएन, और इसके लिए हम मदद यूज करते हैं एसएसएल। तो ये कहलाता है यहाँ पे एसएसएल, एसएसएल वीपीएन। तो ध्यान रहे कि यदि किसी कंपनी के पास रिमोट यूजर या बोले तो वर्क फ्रॉम होम यूजर हैं जिन्हें घर से बैठ के इंटरनल नेटवर्क एक्सेस करना है, तो वो अपने पीसी से या डेस्कटॉप से फायरवॉल के साथ रिमोट एक्सेस वीपीएन बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके वो घर से बैठे बैठे इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करेंगे। रिमोट एक्सेस वीपीएन आईपीसेक और एसएसएल की मदद से बनेगा। जब आईपीसेक की मदद से बनेगा तो ये डायल अप वीपीएन कहलाएगा, एसएसएल प्रोटोकॉल की मदद से बनेगा तो ये एसएसएल वीपीएन कहलाएगा। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे कि डायल अप क्या है, डायल अप आईपीसेक के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया रिमोट एक्सेस है। एसएसएल वीपीएन एसएसएल प्रोटोकॉल के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया रिमोट एक्सेस वीपीएन है। तो ये हो गया डायल अप वीपीएन हमारा यहाँ पे क्या है, और एसएसएल वीपीएन क्या है। बाकी इससे ज्यादा थ्योरी जब इसका समय आएगा
तब हम करेंगे। ये हमारा हुआ डायल अप और एसएसएल। उसके बाद आता है यहाँ पे एसडी वैन। एसडी वैन क्या है, डायग्राम की मदद से समझेंगे। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम ये कहता है कि मान के चलो किसी कंपनी के पास एक फायरवॉल है और जो फायरवॉल कंपनी ने लगा रखा है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब इंटरनेट से जुड़ने का एक लिंक हो सकता है, इंटरनेट से जुड़े होने के मल्टीपल लिंक हो सकते हैं। जब इस प्रकार से मल्टीपल लिंक के द्वारा इंटरनेट कनेक्टेड होगा और यदि एक हमारा क्या हो गया, इन साइड हो गया, तो अब इस केस में हमें क्या बताना पड़ेगा, राउट एक, राउट दो और राउट तीन, तीन राउट बनाने पड़ेंगे। फिर बात आएगी किसकी, पॉलिसी की। पॉलिसी इनसाइड से राउट वन के लिए, राउट टू के लिए और राउट थ्री के लिए, कि जब किसी कंपनी के पास मल्टीपल, किसी कंपनी के पास मल्टीपल क्या है, वेन लिंक है, किसी कंपनी के पास मल्टीपल वेन लिंक है, तो उसे मल्टीपल राउट और पॉलिसी बनानी पड़ेंगी। क्या इसको इजी कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे मल्टीपल लिंक हैं उनको हम बंडल कर देंगे। तो मल्टीपल लिंक्स को हमने क्या कर देना है, इन मल्टीपल लिंक्स को हमें बंडल कर देना है। और ये हमने बंडल करके क्या ट्रीट कर दिया, यहाँ पे सिंगल लिंक बना दिया। अब जो ये सिंगल लिंक यहाँ पे बनाया है ये ही हमारा एस डी वैन लिंक है। तो एस डी वैन के अंदर हम मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस 1 2 3 अप टू 255 लिंक्स को क्या कर सकते हैं, बंडल कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं सिंगल लिंक की तरह। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, राउट बताएंगे, तो हम राउट केवल इस सिंगल लिंक के लिए बताएंगे। तो एक ही तो हमें राउट बनाना पड़ा। रही बात दूसरी किसकी, यहाँ पे पॉलिसी की, तो अब हम यहाँ पे जो क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, वो इनसाइड से इस सिंगल के लिए बनाएंगे। तो एक ही हमारा राउट बना, एक ही पॉलिसी बना। अब रही बात ट्रैफिक की, जब ट्रैफिक आएगा तो वो ट्रैफिक पर पॉलिसी एक बनी, राउट एक बना। अब जब ट्रैफिक एसडी वैन लिंक पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इन फिजिकल लिंक्स पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो किसकी मदद से, एस डी वैन की मदद से हम मल्टीपल लिंक को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बंडल कर सकते हैं। 255 तक हम कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वेन लिंक को इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। तो जो मेन मोटिवेशन है एसडी वैन का वो यही है कि यदि किसी कंपनी के पास FortiGate फायरवॉल मल्टीपल इंटरनेट पे जाने के लिंक हैं तो आप उन पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हो। तो मल्टीपल लिंक यूटिलाइज होंगे तो एक परफॉर्मेंस आपकी बनी रहेगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारी राउटिंग और पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन सिंपल यहाँ पे हो जाएगी। तो ये है हमारा यहाँ पे एसडी वैन। इससे ज्यादा जब इसका समय आएगा तब बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एफएसएसओ, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन। अब ये फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन क्या है, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन ये कहता है कि मान के चलो हमारे पास है क्या, पीसी। तो हम बात कर रहे हैं एफएसएसओ की। हमारे पास पीसी, पीसी को जोड़ा किसके साथ, स्विच के साथ, स्विच से जोड़ा फायरवॉल, फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ। अब हम नॉर्मली जो फायरवॉल है उस पे क्या बनाएंगे, तो ये हमारा हो गया फायरवॉल। फायरवॉल पे हम बनाएंगे पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर हमने कहा कि ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट नंबर 1। तो पोर्ट नंबर 1, जो हमारा पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2। तो पॉलिसी के अंदर हमने बताया कि इनसाइड का नेटवर्क मान के चलो 192.168.101.1, ये हमारा पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया। तो हमने कहा सोर्स में 192.168.101.0 जब जाना चाहता है इंटरनेट पे तो इसे क्या कर दो, अलाउ कर दो। तो नॉर्मली जो हमारी पॉलिसी होती है वो क्या होती है, आईपी बेस होती है। अब हम आईपी बेस पॉलिसी नहीं बनाना चाहते फायरवॉल पे,
तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि जो हमारे किस पे नेटवर्क के अंदर एक सर्वर लगा हुआ है जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव डायरेक्टरी, या ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर। जो डोमेन कंट्रोलर है उसके पास हैं ग्रुप्स, तो उसके पास हो गए यहाँ पे ग्रुप्स। ग्रुप्स में हमने मान के चला एचआर हो गया और मैनेजमेंट हो गया, एचआर मैनेजमेंट और सेल्स, ये हमारे पास यहाँ पे ग्रुप हैं। हम चाहते हैं ये ग्रुप सर्वर से किसके पास चले जाएं, फायरवॉल के पास। तो फायरवॉल के पास ये हम सिंक कर दें, तो सेम ग्रुप किस पे अवेलेबल हो, सेम ग्रुप हमारे यहाँ से एडी से जो है सिंक हो जाएं फायरवॉल के साथ। तो यही ग्रुप कहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे कि एचआर, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट और जैसे कि हमारा सेल्स ग्रुप किसके साथ सिंक हो जाए, फायरवॉल के साथ सिंक हो जाए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पॉलिसी, तो हम फायरवॉल पे हमने बनाना है पॉलिसी, और पॉलिसी के अंदर हम कुछ इस प्रकार से बताएंगे। पॉलिसी के अंदर बताएंगे कि यदि जो एचआर ग्रुप से आता है तो एचआर ग्रुप को हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे कि वो इंटरनेट एक्सेस करे। दूसरा, यदि मैनेजमेंट ग्रुप आता है तो वो भी इंटरनेट एक्सेस करे, और यदि यहाँ पे सेल्स ग्रुप आता है तो वो भी क्या करे, इंटरनेट एक्सेस करे। तो इन ग्रुप्स को हम इंटरनेट के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अब होगा यूं, पीसी पे यूजर ज्वाइन करेगा, तो मान के चलो ये यूजर ए है, ये इन इसके अंदर यूजर बी है, तो यूजर ए हो गया, यूजर बी हो गया, और यूजर हमारा यहाँ पे सी हो गया। तो इस प्रकार से तो ये हो गया एचआर मैनेजमेंट सेल्स, यूजर ए, यूजर बी, यूजर हमारा हो गया सी, ए बी सी। अब जो यूजर है पीसी पे, जो यूजर आएगा वो यहाँ पे यूजर कौन आया, ए ज्वाइन करेगा किसको, एचआर ग्रुप को। एडी बता देगा किसको, फायरवॉल को, कि एचआर ग्रुप को ज्वाइन किया गया है। किसने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया है यहाँ पे ए यूजर ने एचआर ग्रुप को ज्वाइन किया है, बता दिया। तो जो यूजर है वो एडी को ज्वाइन करेगा, एडी बता देगा फायरवॉल को कि फायरवॉल एचआर ग्रुप के अंदर ए ने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे जब ये यूजर है, जब कहाँ जाएगा, अब ये यूजर जाएगा फायरवॉल के पास, और फायरवॉल को ऑलरेडी पता है कि जो यूजर ए है वो एचआर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसे इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। उसी प्रकार यदि इस पीसी पे ऐसा हो सकता है कि यूजर कौन ज्वाइन करता है, बी, जो यूजर बी है वो ज्वाइन करेगा मैनेजमेंट को। ये इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी फायरवॉल को कि मैनेजमेंट ग्रुप को बी ने ज्वाइन किया है। अब जब यही यूजर जाएगा फायरवॉल पे, तो फायरवॉल को ऑलरेडी पता है कि जो बी है वो मैनेजमेंट का है, उसे अलाउ कर दो। उसी प्रकार हो सकता है यूजर जो सी है वो ज्वाइन करे सेल्स को, तो यहाँ पता चल गया कि यूजर सी ने ज्वाइन किया है। वही इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी फोर्टिगेट को कि यूजर सी ने, यूजर जो सी है उसने सेल्स ग्रुप को ज्वाइन किया है। जब ये यूजर जाएगा फायरवॉल पे तो उसे ऑलरेडी पता है यूजर जो सी है वो सेल से बिलोंग करता है, और उसे यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इंटरनेट का एक्सेस अलाउ कर दिया जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है फोर्टिगेट फायरवॉल और माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर का क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। और यही इंटीग्रेशन ही FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन कहलाता है। तो जब भी कोई पूछे FSSO क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एडी और फोर्टिगेट फायरवॉल को हाँ का इंटीग्रेशन हम करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम अचीव कर सकें ग्रुप बेस्ड पॉलिसी, ताकि हम अचीव कर सकें यहाँ पे ग्रुप GROUP ग्रुप बेस पॉलिसी, ग्रुप बेस पॉलिसी लगा सकें ऑन फोर्टिगेट। फोर्टिगेट पे
जब भी हमको ग्रुप बेस्ड पॉलिसी चाहिए तो हम एडी और डोमेन कंट्रोलर का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे और वही हमारा FSSO 14 सिंगल साइन ऑन कहलाएगा। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे FSSO। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा वीडोम। वीडोम क्या है, तो वीडोम समझेंगे। तो वीडोम समझने के लिए पहले हम डायग्राम की मदद लेंगे। तो FSSO क्लियर होना चाहिए और अब बढ़ते हैं वीडोम की तरफ। तो वीडोम क्या है, अब हम समझ रहे हैं। वीडोम एक वेब होस्टिंग कंपनी है जिसमें क्लाइंट ने अपना क्या रख रखा है, सर्वर। तो ये हमारा हो गया सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4। तो कोई भी वेब होस्टिंग कंपनी है वहां पे कस्टमर अपने सर्वर रखेंगे। अब कस्टमर कह रहा है कि मेरे सर्वर को फायरवॉल से क्या करो, प्रोटेक्ट करो। तो हम 4 कस्टमर के लिए 4 फायरवॉल यहाँ पे खरीदेंगे। अब अगर कस्टमर 400 हैं या 40 हैं तो उतने ही हमें क्या लगेंगे, फायरवॉल लगेंगे। अब हर कंपनी ये कहती है कि मल्टीपल फिजिकल फायरवॉल मत खरीदो। तो क्या खरीदना है, एक ही यहाँ पे सिंगल सिंगल फिजिकल क्या खरीदना है, फायरवॉल। सिंगल फिजिकल फायरवॉल खरीदना है। जो सिंगल फिजिकल फायरवॉल खरीदोगे उसी के अंदर हमने क्या बना देने हैं, वर्चुअल फायरवॉल बना देने हैं। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए क्या, वर्चुअल फायरवॉल। इसी वर्चुअल फायरवॉल को हम कहते हैं, वर्चुअल फायरवॉल बोलो या वीडोम बोलो या VSX बोलो या VSys बोलो या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बोलो। तो इतने नाम से इसको बुला सकते हो। वीडोम कौन कहता है, वीडोम बुलाता है इसको फोर्टिगेट फायरवॉल। VSX कौन बुलाता है, पोलो अल्टो फायरवॉल। VSys कौन बुलाता है, चेक पॉइंट। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कौन बुलाता है, सिस्को। तो हर वेंडर के फायरवॉल के अंदर वर्चुअल फायरवॉल बनते हैं जिनको वीडोम, VSX, VSys या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बुलाते हैं। कौन यूज कर सकता है, यूज कर सकता है कोई भी वेब होस्टिंग कंपनी। कोई भी वेब होस्टिंग कंपनी यहाँ पे कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकती है। तो वीडोम, VSX, V6, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, इन ये वर्चुअल फायरवॉल होता है जो फिजिकल फायरवॉल के अंदर बनता है। तो ये हमारा हो गया वीडोम। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। अब ये इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस क्या है ये समझ लेते हैं। समझना कुछ इस प्रकार से है, मान के चलो हमारा है फोर्टिगेट फायरवॉल। फोर्टिगेट फायरवॉल से हमने जोड़ा स्विच, अब और साथ के साथ हमने जोड़ दिया हब। अब जो स्विच है उस पे हम क्या कर सकते हैं, स्विच एक लेयर 2 डिवाइस होता है जिस पे हम बहुत सारी या अलग ही क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक लिंक डाउन हो सकता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक लगा सकते हैं दोनों तरफ। अब प्रश्न ये आता है यहाँ पे, क्या हम इन्हें बंडल कर सकते हैं, हाँ। तो आप यहाँ पे फोर्टिगेट फायरवॉल पे क्या कर सकते हो, लिंक को बंडल कर सकते हो और बंडल करके बना सकते हो क्या, ईथर चैनल। बंडल करके हम बना सकते हैं ईथर चैनल और हम बना सकते हैं ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। ईथरनेट चैनल कब बनाओगे, जब सामने वाली डिवाइस क्या सपोर्ट करती है, जब सामने वाली डिवाइस आपकी क्या सपोर्ट करती हो, ईथर चैनल। यानी स्विच भी ईथर चैनल बना सकता है और फोर्टिगेट भी ईथर चैनल बना सकता है। जब सामने वाली डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं या ईथर चैनल सपोर्ट करती है तो ईथर चैनल हम बना के उन लिंक की क्या कर सकते हैं, बंडलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली डिवाइस हब है तो हब उस पे हम यहाँ पे नो मैनेजमेंट, कोई भी हम क्या नहीं कर सकते, नो मैनेजमेंट या फिर नो कॉन्फ़िग, हम कोई भी कॉन्फ़िग नहीं कर सकते। तो यदि सामने वाली डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करती है, मैनेजमेंट या ईथर चैनल सपोर्ट करती है तो हम ईथर चैनल बना के मल्टीपल लिंक को बंडल करके सिंगल लिंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 और कुछ भी यहाँ पे आपके पोर्ट नंबर्स वगैरह हो सकते हैं 3 और 4। जो यहाँ पे बचा 3 और 4 यहाँ पे आप किसी भी इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है
जो FortiGate फायरवॉल है उस पे इंटरफेस रिडंडेंसी देने के लिए रिडंडेंट इंटरफेस और इथर चैनल सपोर्टेड होते हैं। जो इथर चैनल है वो तभी बन सकता है जब सामने वाली डिवाइस इथर चैनल सपोर्ट करती हो, लेकिन अगर हब है तो क्या, तो भी हमारे पास रिडंडेंट इंटरफेस नाम का फीचर है जिसमें हम लिंक की बंडलिंग करेंगे। इनमें से एक प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी इंटरफेस रहेगा, दूसरा सेकेंडरी रहेगा, और प्राइमरी के डाउन होने पहले प्राइमरी का क्या होगा, पहले यहाँ पे प्राइमरी यूटिलाइज होगा और सेकेंडरी आपका किस में रहेगा, सेकेंडरी होल्ड पे रहेगा। जब प्राइमरी डाउन हो जाएगा तब सेकेंडरी का इस्तेमाल होगा। तो रिडंडेंट में एक इस्तेमाल होता है, जबकि ईथर चैनल के अंदर जितने आप बंडल करते हो उन सभी को हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये अंतर है ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस के अंदर जो FortiGate सपोर्ट करता है। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद आता है, यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे आता है फोर्टी एनालाइजर और मैनेजर इंटीग्रेशन। तो फोर्टी एनालाइजर और फोर्टी मैनेजर इंटीग्रेशन क्या है, ये है यहाँ पे इस तरह से कि मान के चलो आपकी कंपनी के पास एक ही फायरवॉल है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, इंटरनेट के साथ। तो हमारे पास है यहाँ पे फोर्टी मैनेजर और एनालाइजर इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें जाना है टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी ये कहता है कि अगर आपके पास एक ही फायरवॉल है तो उसको डायरेक्टली ब्राउजर से एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्या हैं, फायरवॉल्स हैं, या मल्टीपल लोकेशंस पे हमारा क्या लगे हुए हैं, फायरवॉल लगे हुए हैं। हम उन्हें मैनेज करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है हेड क्वार्टर के अंदर आप यहाँ पे डिवाइसेस या दो सर्वर क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। पहला होता है हमारा, तो एक हम मान लेते हैं एनालाइजर और दूसरा हम मान लेते हैं मैनेजर। तो नेटवर्क के साथ हमने एनालाइजर और मैनेजर ऐड कर दिया। FAZ 40 एनालाइजर हो गया और FMG 40 मैनेजर हो गया। अब दोनों को हम अपने फायरवॉल्स, जो भी हमारे XYZ फायरवॉल होंगे, उन फायरवॉल को हम जोड़ देंगे किसके साथ, उनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे अपने एनालाइजर के साथ और उन्हें हम जोड़ देंगे मैनेजर के साथ। अब इनका पर्पस क्या है, जो फोर्टी मैनेजर है वो हमारा सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर है और FortiGate फायरवॉल्स। अगर हमारे पास बहुत सारे FortiGate फायरवॉल हैं तो सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर से मैनेजर से उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एनालाइजर क्या है, सेंट्रल लॉग कलेक्टर। जो भी हमारे फायरवॉल हैं वो अपने लॉग को एक सेंट्रल लॉग कलेक्टर को भेजेंगे जो कि हमारा एनालाइजर यहाँ पे रहेगा। तो ध्यान रहे, बहुत सारी कंपनियां जिनके पास मल्टीपल फायरवॉल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, तो उनके लिए वो सॉल्यूशन यूज करते हैं कि सभी फायरवॉल का लॉग एक सर्वर पे आ जाए और सभी फायरवॉल एक मैनेजर से कॉन्फ़िगर किए जा सकें। तो ये हमारा रहेगा कि सभी फायरवॉल को या मल्टीपल फायरवॉल को या एक फायरवॉल को एनालाइजर और मैनेजर के साथ कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राउटिंग की, पॉलिसी की, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट ऑपरेशंस, और सर्टिफिकेट ऑपरेशंस में हमारा आता है डिक्रिप्शन। अब ये डिक्रिप्शन क्या है ये हमें यहाँ पे जानना है अथवा समझना है। तो चलो डायग्राम की मदद से ऑपरेशन सर्टिफिकेट ऑपरेशंस या SSL डिक्रिप्शन यहाँ पे समझते हैं। समझने के लिए डायग्राम की मदद ली जाएगी। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास यहाँ पे हो गया एक क्लाइंट। तो ये हो गया क्लाइंट, जोड़ दिया गया FortiGate से, FortiGate से जोड़ दिया गया इंटरनेट, और इंटरनेट से हमारा जोड़ दिया गया एक सर्वर, और जो सर्वर है वो हमारा हो गया HTTPS। जो यूजर पीसी पे बैठा हुआ है वो थ्रू फायरवॉल के सर्वर के साथ क्या बनाएगा, टनल बनाएगा। तो ये हमारा टनल बन गया, और जो ये टनल यहाँ पे बना है, जो ये टनल बना है ये हमारा बनेगा SSL का या TLS का
या HTTPS का, और इस टनल के रास्ते जो यूजर है सिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पे करेगा। सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ साथ ये जो यूजर है वो क्या ले जा सकता है, ये यूजर यहाँ पे ले जा सकता है क्या, वायरस ले जा सकता है, वायरस ले जा सकता है, स्पाईवेयर ले जा सकता है, और कोई भी फाइल ले जा सकता है। अब हम चाहते हैं ये कि जो फायरवॉल है वो टनल के अंदर जाके देखे, तो जो फायरवॉल है वो टनल के अंदर के कम्युनिकेशन को, जो हो रहा है उसको क्या करे, चेक करे, वायरस स्पाईवेयर फाइल लॉस को रोके, और केवल सिक्योर कम्युनिकेशन क्या करे, अलाउ करे। ऐसा यदि हमें चाहिए तो हमारे फायरवॉल के अंदर क्षमता होनी चाहिए डिक्रिप्शन की या HTTPS इंस्पेक्शन। तो डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन की क्षमता यहाँ पे हमारी होनी चाहिए। डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन जब जिस डिवाइस के अंदर होगा तो वो हमारा फायरवॉल जो है, फायरवॉल कैन सी इनसाइड SSL टनल, वो SSL टनल के अंदर देख सकता है। देखेगा तो वायरस स्पाईवेयर और फाइल ब्लॉक रोक दिए जाएंगे। क्या ये ऐसे ही काम करेगा? नहीं, ये समझने के लिए है। तो फिर कैसे होगा? जब हम डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन इनेबल करेंगे तो फायरवॉल सीधा टनल में एंटर नहीं कर सकता। ये जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में टनल बना है ये दो भागों में तोड़ दिया जाएगा। डिक्रिप्शन के पश्चात जो ये टनल है, सिंगल टनल जो हमारा बना है या बनेगा, जो नॉर्मली हमारा सिंगल टनल बनता है, उसे दो भागों में तोड़ दिया जाएगा। एक क्लाइंट से फायरवॉल और जो दूसरा है वो फायरवॉल से सर्वर तक हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से एक टनल को दो भागों में तोड़ दिया जाएगा। जब तक डेटा टनल में है तब तक एन्क्रिप्टेड है, जब तक टनल में है तब तक एन्क्रिप्टेड है। लेकिन जैसे ही डेटा फायरवॉल के पास होगा तो फायरवॉल एन्क्रिप्टेड डेटा को कर देगा प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट। तो ये हमारा हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट। प्लेन टेक्स्ट डेटा को फिर दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को, ये दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जैसे कि एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, और उदाहरण के लिए हमारा हो गया URL फिल्टरिंग, डन हो गया। या हम बोलें ये हमारा URL फिल्टरिंग, और तो यहाँ पे हमारा होता है एंटी वायरस हो गया, IPS हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल, फाइल ब्लॉकिंग, URL फिल्टरिंग, इन्हें दे दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जो डेटा है, जो हमारा डेटा रहेगा उसको कर देंगे क्लीन। क्लीन डेटा के अंदर कन्वर्ट यानी इम्प्योरिटीज निकाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्लीन डेटा। क्लीन डेटा यूजर चाहे तो डाउनलोड या यूजर चाहे तो अपलोड कर सकता है। तो ध्यान रहे, डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन कन्वर्ट करता है इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में, बाकी का काम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहेगा। तो ये है अभी इंट्रो, डिटेल में कैसे होगा वो तब बताया जाएगा जब इसका समय आएगा। तो डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेट ऑपरेशन क्या है ये हम यहाँ पे करेंगे। उसके पश्चात हमारा है यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या रहेगा? एप्लीकेशन कंट्रोल में ये कहता है कि हमारे पास क्या हो गया, हम अब डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। अभी एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। बाकी का यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही रखेंगे। बाकी जो हमारा बच गया वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टार्ट करना है एप्लीकेशन कंट्रोल से। कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन कर रहे थे, डिक्रिप्शन तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिक्रिप्शन क्या था ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल। तो एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है ये हम समझते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है, मान के चलो हमारे पास है, डायग्राम की मदद से समझते हैं। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल।
इसको पोलो अल्टो में बोला जाता है ऐप आईडी। होता क्या है, हमारे पास हो गया एक क्लाइंट, कनेक्ट कर दिया हमने फायरवॉल के साथ, फायरवॉल से कनेक्टेड है इंटरनेट, इंटरनेट से हमारे सर्वर्स कनेक्टेड हैं, जीमेल का और फेसबुक का। जो हमारा क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ है वो डायनेमिक पोर्ट से जीमेल को हिट करेगा और फेसबुक को हिट करेगा। जब ये हिट करेगा तो यहाँ मल्टीपल सेशंस हमारे बनेंगे। पहले मैं डायग्राम बना लूं, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारा क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट जीमेल को एसएसएल पे हिट करेगा। एसएसएल के अंदर वो यूज करेगा जीमेल, जीमेल के अंदर यूज करेगा डॉक्स, डॉक्स में कर सकता है अपलोड, डाउनलोड और शेयर। क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट फेसबुक को हिट करेगा, पहले एसएसएल फिर फेसबुक, फेसबुक के अंदर चैट कर सकता है, पोस्ट खेल सकता है, गेम्स कर सकता है, अपलोड और कर सकता है डाउनलोड। ओके, जब भी हमारा क्लाइंट किसी सर्वर से कम्युनिकेट करेगा जैसे कि जीमेल और फेसबुक, पोर्ट एक ही रहेगा डायनेमिक 2443, लेकिन वो एप्लीकेशंस यहाँ पे क्या यूज करेगा, मल्टीपल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेगा जैसे कि आपके सामने है। अगर मैंने जीमेल बंद किया तो ये सारा बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद किया तो ये सारा हो जाएगा। मेरे को सारा बंद नहीं करना, मैं चाहता हूं जीमेल में अपलोड, डाउनलोड और शेयर ना हो, फेसबुक में चैट, गेम्स और अपलोड, डाउनलोड ना हो। तो ये काम करने के लिए हम मदद लेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल या ऐप आईडी की। तो एप्लीकेशन कंट्रोल या ऐप आईडी की मदद से होता यूं है कि जो एक क्लाइंट होता है और एक क्या होता है, सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनेगा क्या, एक सेशन, या उसको हम बोलेंगे कनेक्शन, या उसके बीच में होगा कम्युनिकेशन। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन, कनेक्शन और कम्युनिकेशन को एप्लीकेशन कंट्रोल की मदद से हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि कोई पूछता है एप्लीकेशन कंट्रोल या ऐप आईडी क्या है, तो हम कहेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल या ऐप आईडी की मदद से एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ये क्षमता पोलो अल्टो फायरवॉल में होती है, फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर ये क्षमता होती है, फोर्टीगेट के अंदर और चेक पॉइंट के अंदर और एफटीडी के अंदर ये क्षमता होती है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं वो हमें यहाँ पे ये सुविधा देते हैं। डन हुआ। तो एप्लीकेशन कंट्रोल या एफआईडी क्या है ये आपके सामने है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एंटीवायरस और फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। ओके, तो जो डिक्रिप्शन है पहले ये क्लियर हो। डिक्रिप्शन की मदद से, जैसा कल बताया था, डिक्रिप्शन की मदद से इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में ले आएंगे। ये तो हो गया हमारा डिक्रिप्शन। अब प्लेन टेक्स्ट में आ गया, प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा तब हम अपना यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि आपको एसएसएल के अंदर देखना है तो उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो पहले डिक्रिप्शन हम बता चुके हैं। तो ऐप आईडी की मदद से आप एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे डिक्रिप्शन इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन में ऐप आईडी के द्वारा एप्लीकेशन कंट्रोल करेंगे। अब ऐसा भी तो होगा कि हमारे डेटा के अंदर वायरस या क्या क्या हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है। वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस और फाइल टाइप को रोकने के लिए फाइल फिल्टर या फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल हमारी होती है। तो ये किस प्रकार से काम करेगी या ये कैसे रहेगा, समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। वैसा ही रहेगा। हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको हमने फोर्टीगेट से कनेक्ट कर दिया। फोर्टीगेट को फर्दर हमने यहाँ पे इंटरनेट के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। हो गया, इंटरनेट से हमारा एक सर्वर हो गया, कोई भी पब्लिक सर्वर। अंदर बैठा हुआ कोई भी XYZ क्लाइंट जो है क्या करेगा, पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और रिक्वेस्ट के बदले जो सर्वर है वो उसको क्या देगा, रिप्लाई देगा। रिप्लाई के अंदर हो सकता है कोई भी वायरस या कोई भी क्या हो सकती है, फाइल हो सकती है। तो इसका अपलोड और डाउनलोड किया जा सकता है। अब हम चाहते नहीं फायरवॉल इस चीज को रोके, तो रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है,
तो हम अपने फायरवॉल पे एंटीवायरस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल लगाएंगे। तो हमें लगाना है एंटीवायरस और फाइल फिल्टर प्रोफाइल्स को हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। एंटीवायरस और फाइल फिल्टर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगी सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स यहाँ पे हमारे पास होंगी, जिसमें हमने लगाना है क्या, एंटीवायरस वायरस, और हमारे पास होंगी यहाँ पे फाइल ब्लॉकिंग, और भी होंगे आपके पास। तो अब एंटीवायरस हमने क्या क्या इनेबल कर देना है, और एंटीवायरस और फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल को इनेबल कर देना है। और यहाँ पे होंगे हमारे पास सिग्नेचर्स। तो एंटीवायरस क्या करेगा, ब्लॉक करेगा यदि उसे क्या मिलेगा, यहाँ पे वायरस मिलेगा। जो फाइल ब्लॉकिंग है वो हमारी क्या करेगी, फाइल ब्लॉकिंग ब्लॉक करेगी यदि उसको मिलता है डॉट पीडीएफ फाइल, फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ फाइल या ईएक्सी फाइल, ये हम कंडीशन बताएंगे। अब होगा क्या, होगा यहाँ पे ये जो क्लाइंट है वो थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर के पास रहेगा डेटा, डेटा के अंदर हो सकता है आपका वायरस, डेटा के अंदर हो सकता है यहाँ पे फाइल जैसे कि पीडीएफ और ईएक्सई, या हो सकती है उसके पास फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट फाइल, इस तरह से। अब जब डेटा आएगा तो उसे फिल्टर किया जाएगा एंटीवायरस और फाइल ब्लॉकिंग। क्या क्या ब्लॉक होगा, रूल के हिसाब से वायरस हमारा ब्लॉक होगा, पीडीएफ और ईएक्सी ब्लॉक होंगी। तो केवल और केवल यहाँ से जो हमारा है ये अलाउ करेगा केवल और केवल किसको, तो यहाँ से जब हमारा डेटा निकलेगा तो ओनली और ओनली उसमें से केवल टेक्स्ट फाइल ही जो हमारी होगी वही क्या होगा, अलाउ होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा होता है फोर्टीगेट फायरवॉल, तो फोर्टीगेट फायरवॉल पे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अंदर हम एंटीवायरस, फाइल ब्लॉकिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, यूआरएल फिल्टरिंग जैसी लगाएंगे। तो एंटीवायरस और फाइल ब्लॉकिंग का काम है कि यदि कोई भी हमारा क्या होता है डेटा के अंदर वायरस या फाइल टाइप जो भी आप बताओगे जो ब्लॉक किया है वो ब्लॉक हो जाएगा और बाकी का आपका अलाउ हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोफाइल्स इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगी और डेटा को क्या कर देंगी, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो क्लीन डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लीन डेटा ही क्लाइंट को दिया जाएगा। ये काम रहेगा किसका, एंटीवायरस और फाइल फिल्टर का, ये काम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल किस काम आएगा, वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल इस काम आएगा, मान के चलो हमारे पास एक नेटवर्क हो गया, नेटवर्क के अंदर हमारे पास है एक क्लाइंट, क्लाइंट को हमने जोड़ा एक फायरवॉल से, तो ये हुआ क्लाइंट, और क्लाइंट को हमने जोड़ा फायरवॉल के साथ, और फायरवॉल को हमने फर्दर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। जब इंटरनेट से यहाँ पे कनेक्टेड है तो इंटरनेट पे हमारे पास मल्टीपल्स क्या होंगे, हमारे पास सर्वर होंगे, जैसे कि हमारे पास हो गया गूगल हो गया, हमारे पास यहाँ पे फेसबुक हो गया, और हमारे पास यहाँ पे पोकर गैम्बलिंग हो सर्वर हो गया। जो क्लाइंट यहाँ पे बैठा है वो जीमेल को, वो गूगल को, वो फेसबुक को, वो पोकर को एक्सेस करेगा। हम नहीं चाहते फेसबुक और पोकर एक्सेस हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फायरवॉल पे, फायरवॉल पे हम लगाएंगे वेब फिल्टर। तो हमें फायरवॉल फोर्टीगेट जो हमारा है फोर्टीगेट पे डिप्लॉय करना है वेब फिल्टर। तो जो वेब फिल्टर है वो तो फोर्टीगेट पे लगता है, और इसको पोलो अल्टो पे कहते हैं यूआरएल फिल्टर। तो न काम एक ही, नाम अलग। तो वेब फिल्टर या यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करेंगे, जिसके अंदर तो हमने क्या लगाना है एक्चुअली, ये हमारा रहेगा यूआरएल फिल्टर करके रहेगा। जब यूआरएल फिल्टर या वेब फिल्टर हमने क्या कर देना है, यहाँ पे इनेबल कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास होंगी यूआरएल कैटेगरीज। तो यहाँ पे यूआरएल कैटेगरीज रहेंगी। जो यूआरएल कैटेगरीज यहाँ पे हैं उसमें हमारे पास होगा जैसे कि सर्च इंजन, जैसे कि सोशल साइट, जैसे कि गैम्बलिंग साइट, और
जैसे कि टोरेंट। इस तरह से उसका एक्शन बताएंगे, सर्च इंजन अलाउ, सोशल साइट, गैम्बलिंग और टोरेंट बिलो। अब होगा यूं कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को किस पे जाना है, गूगल पे जाना है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी फायरवॉल पे, फायरवॉल देखेगा गूगल सर्च इंजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। उसके बाद है क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक पे जाना है, डिनाई। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को किस पे जाना है, मेरे को यहाँ पे पोकर पे जाना है, तो ये भी डिनाई। तो जो यूआरएल कैटेगरी आप अलाउ करोगे वो अलाउ होंगी, बाकी डिनाई। तो इसका फायदा क्या होगा, इस यूआरएल फिल्टरिंग के एडवांटेजेस होंगे। तो पहला, हमारी बैंडविड्थ क्या होगी, सेव होगी। क्योंकि मान के चलो अगर सभी के सभी ये फेसबुक पोकर या यूट्यूब देखने लगे तो बैंडविड्थ खर्च होगी, अननेसेसरी बैंडविड्थ सेव कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ सेव। और दूसरा, जो हमारा नेटवर्क है उसे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर। क्योंकि यूजर यदि टोरेंट पे जाएगा वहां से वायरस या गेम, मूवी या गेम या कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा जिसमें हम हमारा वायरस अटैक होगा, तो उस वायरस को आने से रोक सकते हैं। तो नेटवर्क को सिक्योर और बैंडविड्थ को सेव कर सकते हैं हम वेब फिल्टर या यूआरएल फिल्टरिंग की मदद से। तो ये हमारा रहेगा। फिर आता है यहाँ पे पैरेलल पाथ प्रोसेसिंग। पैरेलल पाथ प्रोसेसिंग बोलो या पैकेट फ्लो बोलो, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये हमारा कंटेंट है जो हम अपनी इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान सीखेंगे अथवा करेंगे। तो ये कंटेंट रहेगा जो हमने करना है, और इसको करने के लिए हमारे लगभग 22 से 24 सेशन हमारे लगेंगे। तो 22 से 24 सेशन लगेंगे, एक या दो सेशन ऊपर नीचे हो सकता है, 24 तक लगेंगे। अगर ऐसा होगा कि हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं आई तो वो 24 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कई बार प्रैक्टिकल करते टाइम्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपका एक दो दिन ऊपर हो सकता है। तो 24 क्लासेस आप लेके चलो, तो ये हमारा कंटेंट रहेगा। तो कल हमने किया था डिक्रिप्शन तक इसका इंट्रोडक्शन, आज हमने आगे कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन है वो आपको बता दिया, 24 सेशंस हमारे लगेंगे। अब जब हमने पढ़ लिया फायरवॉल के अंदर फोर्टिगेट फायरवॉल में क्या सीखेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि फायरवॉल फोर्टिगेट तो सीखेंगे, फायरवॉल क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो फायरवॉल को समझने के लिए यहाँ पे जो आईमेडिटा की लैब गाइड है वो आपको मिलेगी हार्ड फॉर्मेट में, जो फोर्टिनेट का ऑफिशियल कंटेंट है उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजों को समझने समझाने के लिए हमें दूसरे वेंडर का क्या करना पड़ेगा, कंटेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज दूसरा वाला अच्छी तरह से समझाता है। तो उसके नोट्स आप वीडियो देख के बनाओगे। फिर से बोल देता हूँ, फोर्टिनेट का आईमेडिटा की तरफ से लैब गाइड दी जाएगी, और यहाँ पे फोर्टिनेट के ऑफिशियल जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। तो यदि कोई हमसे पूछता है कि फायरवॉल क्या है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज कर सकते हैं, ये थ्योरी तो पहले समझो ये कह क्या रहा है। तो पहले हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम ये कह रहा है कि मान के चलो हमारे पास है एक क्लाइंट, एक हो गया क्लाइंट, वाया स्विच के हमने जोड़ दिया, किसके साथ, वाया स्विच के हमने उसको जोड़ा राउटर के साथ, राउटर को दूसरे राउटर या ब्रांच से, और लेन। इस प्रकार से हमने एक नेटवर्क बनाई, दो लोकेशन लेन आईपी एड्रेसिंग कर दो, 192.168.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 1.2, 102.1 और 192.168.102.100, ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क। जब हम आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर देंगे तो होगा ये PC1 और ये हमारा PC2। PC1 कम्युनिकेट 2 से करेगा और 2 1 से करेगा। आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग के पश्चात PC1 2 से और 2 1 से कम्युनिकेट करेगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए PC1 तो 2 से करे, 2 1 से कम्युनिकेट ना करे, हमें ऐसा चाहिए। तो क्या करेंगे, तो करना ये है, राउटर हटेगा और यहाँ पे हम फायरवॉल लगाएंगे।
एक भी लगा सकते हो, एच ए के अंदर दो भी लगा सकते हो, अप टू फोर भी लगा सकते हो। तो फायरवॉल या तो एक होगा या दो होंगे या चार होंगे। अब जब हम फायरवॉल लगाएंगे तो फायरवॉल के अंदर हमें बताना है पॉलिसी। पॉलिसी में हम ये कहेंगे कि जब सोर्स नेटवर्क 192 168 101.0 हो और जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है 192 168 102.0 हो, तो इसको एक्शन के अंदर हमें क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। एस जब सोर्स ये डेस्टिनेशन ये तो अलाउ करो, तो PC1 2 के पास जा पाएगा, 2 1 के पास नहीं जा पाएगा। तो जो ये समझाया है वही हमारा लिखा है कि जब हम बात करते हैं फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल या तो एक ही सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, HA के अंदर दो या चार, जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल या तो एक या मल्टीपल, जिस पे हम बताएंगे पॉलिसी, पॉलिसी की मदद से वो मैनेज करेगा कौन किसके पास जा सकता है। तो 101 डॉट जो हमारा नेटवर्क 101 है वही 2 के पास जा सकता है, 2 1 के पास नहीं जा सकता। तो ये हमारा दो नेटवर्क के बीच में कौन किसको एक्सेस करेगा, यही काम हमारा रहेगा फायरवॉल का। फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, जब राउटर को रिप्लेस करोगे तो फायरवॉल हार्डवेयर रहेगा। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कब होगा, हम पीसी पे एंटीवायरस या सर्वर पे एंटीवायरस क्या करेंगे, पीसी या सर्वर पे हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे। जब पीसी या सर्वर पे एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे तब वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में रहेगा। और फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। वर्चुअल अप्लायंस कब होगा ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फायरवॉल या तो एक या मल्टीपल, जिसका काम होगा मैनेज करना एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में, ये हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर कब, जब राउटर हटा के फायरवॉल लगाओगे। सॉफ्टवेयर कब, जब एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे। और वर्चुअल अप्लायंस कब होगा, इसके लिए ये टोपोलॉजी हमने जो बनाई है ये हटानी पड़ेगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ओके, तो अब हम, जैसे कि किसी ने अनम्यूट नहीं किया, जैसा कल बताया था कि म्यूट का मतलब एग्री समझा जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न आता है वर्चुअल अप्लायंस कब होगा। तो वर्चुअल अप्लायंस कब होगा ये समझने के लिए डायग्राम आज के समय में हम यूज करते हैं क्लाउड सॉल्यूशंस। जो क्लाउड सॉल्यूशन है वो दो हैं, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। जो पब्लिक है उसमें है अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह वगैरह, या जो है अलीबाबा क्लाउड भी मार्केट में है। तो इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद प्राइवेट में आ गया यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स आ गया, उसके बाद ESXi आ गया, और भी कुछ हो सकता है। अब इन क्लाउड पे चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हम वर्चुअल सर्वर लगाते हैं, और उस वर्चुअल सर्वर को यदि हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए लगता है वर्चुअल अप्लायंस। तो वर्चुअल अप्लायंस हम यूज करेंगे क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। पब्लिक AWS, GCP, Azure, अलीबाबा क्लाउड, प्राइवेट में वर्चुअल बॉक्स, ESXi, या आपका VMware का वर्क स्टेशन भी हो सकता है। तो प्राइवेट और पब्लिक पे आप सर्वर डिप्लॉय करोगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वर्चुअल अप्लायंस चाहिए। तो फायरवॉल या तो एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। ये हो गया फायरवॉल क्या है। अब हम बढ़ते हैं फायरवॉल टेक्निक्स की तरफ। तो फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो पैकेट फिल्टरिंग है, प्रॉक्सी सर्वर है, स्टेटफुल फायरवॉल है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। इतनी सारी फायरवॉल टेक्निक अवेलेबल हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पैकेट फिल्टरिंग के बारे में। तो यदि कोई पूछता है पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग क्या है, तो हम कहेंगे स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग में या पैकेट फिल्टरिंग में पैकेट को फिल्टर किया जाता है एक्सेस लिस्ट की मदद से। पैकेट्स की फिल्टरिंग हो सकती है लेयर 3 से लेके लेयर 7 के
आधार पे OSI मॉडल के अंदर एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं, स्टैंडर्ड बना सकते हैं, एक्सटेंडेड बना सकते हैं, नेम्ड बना सकते हैं, टाइम बेस। इसके साथ साथ और भी प्रकार की हम एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि हमारा डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP इस्टेब्लिश एक्सेस लिस्ट। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट फिल्टरिंग बोलो या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट को फिल्टर किया जाएगा ACL से। फिल्टरिंग लेयर 3 से लेयर 7 तक होगी। स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम्ड, टाइम बेस के साथ साथ हम यहाँ पे डायनेमिक और रिफ्लेक्सिव और TCP इस्टेब्लिश जैसी एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं। फायदा क्या है? अब इसका फायदा है इजी टू इम्प्लीमेंट रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इजी टू इम्प्लीमेंट कैसे रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा, हमारे पास एक पीसी है, पीसी से हमने जोड़ा राउटर, राउटर से हमने जोड़ दिया सर्वर। राउटर का इंटरफेस 0x0 या 0x1, पीसी सोर्स, सर्वर डेस्टिनेशन। जब पीसी से पैकेट चलेगा तो इस इंटरफेस पे इन और इससे आउट होगा। तो इन या आउट पे हमने क्या लगाना है? ACL लगाना है। अगर सर्वर हमारा किसका है? HTTP का है, तो हमने अलाउ करना है। क्या अलाउ करना है? TCP पोर्ट नंबर 80 अलाउ करना है। HTTPS का है, अलाउ करेंगे 443। सर्वर SMTP का है, अलाउ करेंगे TCP 25। तो यदि हमें एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? कॉस्ट इफेक्टिव ये ऐसे रहेगा हमारा कि जो एक्सेस लिस्ट है वो दो डिवाइस पे आप बना सकते हो, अगर आपके पास स्विच है या आपके पास राउटर है। तो अगर आपका स्विच या राउटर ACL सपोर्ट करता है तो अलग से कोई डिवाइस खरीदना नहीं, और अलग से कोई डिवाइस खरीदना नहीं है तो पैसे बच गए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो जो एक्सेस लिस्ट है वो इजी टू इम्प्लीमेंट है यदि पोर्ट नंबर जानते हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव है यदि आपकी करंटली एग्जिस्टिंग डिवाइस ACL सपोर्ट करती है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। अब किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान क्या है? नॉट स्केलेबल, और कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट कठिन है क्रिएट और मेंटेन करना। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है स्केलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास 100 सोर्स हैं और हमारे पास यहाँ पे 10 डेस्टिनेशन हैं और हमारे पास यहाँ पे 10 सर्विसेज हैं, तो इनके लिए हम ACL एंट्रीज कितनी करेंगे? तो फॉर्मूला है, सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से फिर सर्विस से। तो 100 गुना 10,000, 1000 गुना 10, तो हमें कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? 10,000। 10,000 एंट्री क्रिएट करना कोई आसान काम तो है नहीं, तो ये स्केलेबल नहीं है। तो पता चला क्या दिक्कत है? ये स्केलेबल नहीं है, ये दिक्कत हो गई पहली। दूसरा, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन ये कह रही है कि मान के चलो हमारे पास हो गया एक पीसी, पीसी को जोड़ा राउटर के साथ, राउटर जोड़ा इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट को हमने जोड़ दिया सर्वर से जो कि हमारा DNS है। हमने यहाँ पे डाला ACL, ACL के अंदर अलाउ किया UDP 53, तो ACL में UDP 53 अलाउ कर दिया। अंदर से एक क्लाइंट ने DNS की क्वेरी बनाई, उस पे UDP 53 लगाया, रूल के हिसाब से ये क्या हो गया? अलाउ हो गया। अब दिक्कत ये है कि इंटरनेट पे और सर्वर्स भी कनेक्टेड हैं, जैसे कि टोरेंट। अब क्लाइंट जो है वो यूज करेगा टोरेंट का डेटा, टोरेंट के डेटा पे UDP 53 लगाएगा, रूल के हिसाब से ये भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। हम ये चाहते थे, क्या चाहते थे? कि केवल और केवल DNS चले। हम ये नहीं चाहते थे कि 53 पे क्या चले? टोरेंट चले। लेकिन ऐसा काम एक्सेस लिस्ट से नहीं हो सकता। एक्सेस लिस्ट की मदद से 53 पे टोरेंट को हम डिनाय नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक है किसका? पैकेट फिल्टरिंग का। जब हमें पैकेट फिल्टरिंग के लाभ और हानि पता चल गए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा यहाँ पे है, क्या है? प्रॉक्सी सर्वर।
प्रॉक्सी सर्वर को पहले डायग्राम की मदद से समझ के आएंगे। डायग्राम की मदद से समझना यहाँ पे ये है। तो समझना यहाँ पे इस प्रकार से है, हमारे पास हो गया एक पीसी। पीसी को हमने जोड़ा किसके साथ? पीसी को जोड़ा हमने एक राउटर के साथ। राउटर को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट पे हमारे सर्वर्स हो गए। तो इंटरनेट पे ये हमारे क्या हो गए? सर्वर्स। तो ये हमारा हो गया गूगल हो गया, और इधर मान के चलो फेसबुक हो गया। अब जो यूजर यहाँ पे बैठा है वो गूगल को और फेसबुक दोनों को एक्सेस कर जाएगा। हम नहीं चाहते ये एक्सेस करे, तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर हम अपने लेन के अंदर लगाएंगे। ये हमारा हो गया प्रॉक्सी सर्वर। इस पे हमने लगाना है पॉलिसी। पॉलिसी में रूल नंबर 1 बनाया कि जो गूगल है वो क्या करेंगे? अलाउ। और फेसबुक जो है वो हम क्या कर देंगे? डिनाई। इस प्रकार से हमने रूल बनाया, और ये रूल हमारा रहेगा प्रॉक्सी सर्वर पे। अब क्लाइंट को प्रॉक्सी पे लेके आना है। तो क्लाइंट को प्रॉक्सी पे लाने का पहला तरीका होता है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के मेथड के अंदर हम जो क्लाइंट है उसी को क्या करते हैं? क्लाइंट को ही कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा तरीका होता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, जिसके अंदर हम गेटवे को क्या करते हैं? कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहला तरीका ये कि क्लाइंट खुद ही, पहला हमने यूज किया एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया। क्लाइंट खुद ही अपनी रिक्वेस्ट किसको देगा? प्रॉक्सी को देगा कि मेरे को गूगल पे जाना है। प्रॉक्सी चेक करेगा पॉलिसी, पॉलिसी में पता चला अलाउ, अलाउ पता चला। अब जो प्रॉक्सी है वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? गूगल को भेजेगा। और फिफ्थ स्टेप में जो गूगल है वो रिप्लाई किसको भेजेगा? प्रॉक्सी को। और प्रॉक्सी सिक्स स्टेप में उस रिप्लाई को क्लाइंट को दे देगा। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, प्रॉक्सी पे आई, प्रॉक्सी ने पॉलिसी चेक की, अलाउ है। क्लाइंट प्रॉक्सी रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को, गूगल रिप्लाई प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर। तो क्लाइंट को गूगल का एक्सेस हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट प्रॉक्सी से कहे मेरे को फेसबुक पे जाना है, दूसरा स्टेप पॉलिसी, और तीसरा स्टेप पॉलिसी ने उसे डिनाई कर दिया। तो फोर्थ स्टेप के अंदर जो प्रॉक्सी है वो क्या करेगा? जो प्रॉक्सी है वो उसको मैसेज भेजेगा फेसबुक इज इक्वल टू डिनाई, फेसबुक आपका एक्सेस नहीं हो सकता। तो जो अलाउ वो अलाउ, जो डिनाई वो डिनाई। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट की रिक्वेस्ट, क्लाइंट सीधा रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को भेजता है, बाकी आपके सामने है। तो फिर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्या होगा? तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा गेटवे को कि मेरे को कहाँ पे जाना है? गूगल पे। गेटवे उस रिक्वेस्ट को भेजेगा प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी चेक करेगा पॉलिसी, पॉलिसी में पता चला अलाउ। अब जो प्रॉक्सी है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? गूगल को। अब जो गूगल है वो रिप्लाई भेजेगा किसको? जो गूगल है वो रिप्लाई भेजेगा यहाँ पे प्रॉक्सी को। जब प्रॉक्सी पे रिप्लाई आ गया, अब सेवंथ स्टेप के अंदर प्रॉक्सी उस रिप्लाई को अंदर भेज देगा। आया कुछ समझ में? तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर पे पॉलिसी, क्या अलाउ क्या डिनाई। अब रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे लानी है तो या तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी या ट्रांसपेरेंट। एक्सप्लिसिट में क्लाइंट सीधा प्रॉक्सी को देगा, ट्रांसपेरेंट में क्लाइंट देगा गेटवे को, गेटवे देगा प्रॉक्सी को। तो चाहे क्लाइंट खुद दे या गेटवे दे, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आएगी, प्रॉक्सी पॉलिसी चेक करके प्रॉक्सी से बाहर, बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी से अंदर। तो प्रॉक्सी सर्वर इंटरमीडिएटर का काम करता है क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में। वही आपको जो यहाँ पे समझाया है
वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की, प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, बीच में इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो बाहर जाए सीधा या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं। जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। लिमिटेशन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक ही प्रॉक्सी लगाओगे तो वो डाउन हो जाएगा, तो एक नहीं दो लगाने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचा जा सकता है। लिमिटेशन, इट इंट्रोड्यूस डिले, डिले होगा ही होगा क्योंकि क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को भेजेगा, प्रॉक्सी फिर उसको किसको देगा, इंटरनेट को देगा, इंटरनेट से रिप्लाई किस पे आएगा, प्रॉक्सी पे आएगा, प्रॉक्सी क्लाइंट को देगा, तो मिली सेकेंड के अंदर यहाँ पे डिले होगा ही होगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है, कैसे काम करेगा, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, आपके सामने है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या है ये समझना है। समझने के लिए डायग्राम की मदद लगेगी। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास क्लाइंट हो गया, तो हमें एक क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट फायरवॉल से जुड़ा होना चाहिए, फायरवॉल बाहर के सर्वर से जुड़ा होना चाहिए। आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.102.100। क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट सर्वर को 443 पे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बनेगा पैकेट, तो सबसे पहले यहाँ पे पैकेट बनेगा। पैकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, तो पैकेट का हमारा हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से कि सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, और टीसीपी का पहला फ्लैग पैकेट है, तो टीसीपी सिन फ्लैग जाएगा। पैकेट बना, पैकेट बन के ये पीसी से फायरवॉल पे जाएगा, चला गया। थर्ड स्टेप में जो हमारा फायरवॉल है विल क्रिएट ए डेटाबेस, वो एक डेटाबेस बनाएगा। जैसे कि कौन आया, 192.168.101.100 आया, किसके पास गया, 192.168.102.100 के पास गया। कितना पोर्ट आया, 1025, किसके पास गया, 443। क्या फ्लैग आया है, सिन। इस प्रकार का एक क्या बनेगा, डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस बन के जो पैकेट है फोर्थ स्टेप में दे दिया जाएगा सर्वर को, पैकेट सर्वर के पास पहुंच गया। फिफ्थ स्टेप के अंदर सर्वर तैयार करेगा रिप्लाई, सोर्स आईपी 192.168.102.100, ये हमारा रहेगा। डेस्टिनेशन आईपी उल्टा 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट जो हमारा है, सोर्स पोर्ट उल्टा हो जाएगा 443, डेस्टिनेशन पोर्ट 1025, सिन के जवाब में सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रहेगा। हो गया, तो ये हमारा हुआ। अब ये रिप्लाई फायरवॉल पे जाएगा, ये रिप्लाई हमारा जाएगा फायरवॉल पे। फायरवॉल मैच करेगा, कौन आ रहा है, 102 102, कितना पोर्ट नंबर, 443, 443 मैच कर गया। किसके पास जा रहा है, 101 101, किस पोर्ट के पास, 1025 1025, तो क्या मैच कर गया, लेयर 3 मैच, लेयर 4 मैच हो गया। क्या आ रहा है, सिन प्लस है। क्या गया था पहले, पहले हमारा गया था सिन, तो पहले हमारा सिन गया था, दूसरा मैसेज सिन प्लस एक आ रहा है, तो लेयर 3 लेयर 4 और फ्लैग हमारे क्या कर गए, मैच कर गए। तो मैच कर गए तो ये अलाउ कर दिया जाएगा, और सिन प्लस एक उठा के किसको दे दिया जाएगा, क्लाइंट को दे दिया जाएगा।
तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब पैकेट आता है, वो एक डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बनाने के बाद पैकेट भेज देता है डेस्टिनेशन को। जब रिप्लाई आता है, तो रिप्लाई जब आएगा तो लेयर 3, लेयर 4 फ्लैग मैच करेगा, मैच होगा तो अलाउ, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो डिनाई कर देता है। ये काम रहता है हमारे, किसका काम रहता है? स्टेटफुल फायरवॉल। वर्तमान समय में हर फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल है। जो आपको समझाया है वही लिखा हुआ है कि स्टेटफुल फायरवॉल क्या है। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है स्टेट को, कनेक्शन की, जब पैकेट ट्रेवल करता है फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है स्टेट को, कनेक्शन की, स्टेट टेबल में ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में। स्टेटफुल फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी स्टेट टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच होता है, पैकेट स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट ड्रॉप कर दिया जाता है। मैच होने पे अलाउ, मिसमैच होने पे डिनाई कर दिया जाएगा। जो फायरवॉल है वो टेबल बनाएगा, जिसको स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल, सेशन टेबल बोलेंगे। सोर्स आईपी होगा उसमें, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी उसके अंदर होगी। तो इतनी सारी चीजें स्टेट टेबल, सेशन टेबल या कनेक्शन टेबल में बनाई जाएंगी। जब ये हमारा हो गया, उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है? कल आपको अच्छी तरह से समझाया था कि जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो क्या करता है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लेयर 2 पे काम करता है। ये फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे, लेकिन इसके पास अभी भी क्षमता होती है कि ये फिल्टर करेगा ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लेयर 2 पे काम करता है और ये फ्रेम को फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन मैक के आधार पे, लेकिन वो लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकता है। दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, या तो सेम नाम से ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, या डिफरेंट नेम, या तो वी वायर मिलेगा या ब्रिज मोड। या तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बोलो, या वी वायर बोलो, या ब्रिज मोड, ये सभी के सभी लेयर 2 डिप्लॉयमेंट हैं। फायदा क्या है इसका? इसका ये फायदा है कि डिप्लॉय करोगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में, बिना एड्रेसिंग किए, बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए। ना तो नेटवर्क रीडिजाइन करना, ना आगे पीछे की डिवाइसेस को दोबारा आईपी देना। तो बिना किसी रीएड्रेसिंग के, बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए, हम नेटवर्क के अंदर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लगा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी टेक्निक है। टेक्निक में अभी तक पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है ये डेफिनेटली पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल तक अब रहेगा हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को समझेंगे डायग्राम की मदद से। डायग्राम ये रहा हमारे पास, कि हमारे पास है एक पीसी, पीसी को जोड़ा फायरवॉल से, फायरवॉल को जोड़ा इंटरनेट से, इंटरनेट से जोड़ दिया पब्लिक सर्वर, और फायरवॉल पे हमने बताया कि यदि हमारे को मिलते हैं नॉन एप्लीकेशंस, नॉन एप्लीकेशंस एक्शन, तो नॉन एप्लीकेशंस में हमने बोला क्या, जैसे कि हमारा क्या, पिंग, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, कि अगर इनसे मैच करता है तो हमें अलाउ कर देना है। फिर हमने बताया नॉन अटैक और उसका एक्शन, जिसमें हमने बताया एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, फिर हमारा फाइल फिल्टर प्रोफाइल, और हमने बताया यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल और उसके सिग्नेचर्स हमने बताए। अगर इनसे मैच करता है तो हमें क्या करना है? डिनाई, डिनाई। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। डन। अब यहाँ पे
लेन में होस्ट पे क्लाइंट बैठा हुआ है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा किसको? तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर ने रिप्लाई भेजा। सर्वर सर्वर या तो 80 या 443। तो पहला स्टेप हुआ ये कि हमारा जो कौन था, क्लाइंट ने पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, पब्लिक सर्वर ने रिप्लाई भेजा, और जब पब्लिक सर्वर ने रिप्लाई भेजा उस रिप्लाई को थर्ड स्टेप में हम मैच करेंगे नॉन एप्लीकेशन से और नॉन अटैक से। अब 80 है तो HTTP से मैच करेगा, HTTP है, 443 है तो HTTPS। तो रिप्लाई नॉन एप्लीकेशन से मैच हो गया। तो फोर्थ स्टेप में ये हमारा क्या कर दिया जाएगा? फोर्थ स्टेप में ये हमारा हो जाएगा अलाउ। तो जो फायरवॉल होता है नॉन एप्लीकेशंस को अलाउ करता है। अब ऐसा भी हो सकता है इस रिप्लाई के साथ कोई वायरस और क्या आए, स्पाईवेयर आए, तब क्या होगा? अब होगा यूं कि जब हमारा रिप्लाई में वायरस होगा तो वो नॉन एप्लीकेशन के साथ साथ किससे मैच करेगा? नॉन एप्लीकेशन के साथ साथ ये हमारा मैच करेगा नॉन अटैक के साथ। तो ये नॉन अटैक के साथ भी मैच करेगा। तो फोर्थ स्टेप में इसको यहीं पे ही क्या कर दिया जाएगा? डिनाई कर दिया जाएगा। तो कोई भी फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन को अलाउ और नॉन अटैक को डिनाई करता है। अच्छी बात है। अब मान के चलो यहाँ पे जो ये रिप्लाई है इसके अंदर नॉन अटैक नहीं, यहाँ पे आया ZDA, जीरो डे अटैक। तो इसको बोलते हैं ZDA या फिर अननोन अटैक। तो अननोन अटैक आया। अब जब अननोन अटैक आया तो ये एप्लीकेशन से तो मैच कर जाएगा नॉन से, लेकिन नॉन अटैक से मैच नहीं करेगा। तो फोर्थ स्टेप में ये जो रिप्लाई है और ये जो ZDA है ये हो जाएगा अलाउ और होस्ट हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज। तो इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है? बचने का सॉल्यूशन इससे है सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। तो हमें लगाना है यहाँ पे सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। तो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन हमने इनेबल करना है, और सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे क्या? इफ एनीथिंग अननोन, अगर कुछ भी अननोन होता है, एक्शन एक्शन ये रहेगा सेंड फाइल टू क्लाउड और डेटा सेंटर ऑफ फोर्टिगेट। क्लाउड या डेटा सेंटर ऑफ फोर्टिगेट को हमें क्या कर देना है? भेज देना है। यही इंटरनेट से कनेक्टेड होगा फोर्टिगेट का या पोलो अल्टो का या चेक पॉइंट का या सिस्को का, जिस भी वेंडर का है का डेटा सेंटर या क्लाउड। ठीक है। अब हुआ यूं कि हमने सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन हमने इनेबल कर दिया जिसमें कहा है इफ एनीथिंग अननोन, कुछ भी अननोन आता है, सेंड फाइल टू क्लाउड और डेटा सेंटर ऑफ फोर्टिगेट। अब जब रिक्वेस्ट गई, रिप्लाई आया, रिप्लाई में मैच किया एप्लीकेशन, मैच हो गया। अटैक मैच नहीं हुआ। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो अननोन है? हाँ, डिटेक्ट हुआ है ना कि ये जो पैटर्न है, जो जीरो डे अटैक है, ये अननोन है। ये पैटर्न मेरे लिए अननोन है। तो एक्शन सेंड फाइल टू क्लाउड, तो फोर्थ स्टेप में अलाउ तो होगा ही होगा, लेकिन फोर्थ स्टेप के अंदर ये जो फाइल है ये क्लाउड को भेज दी जाएगी। तो ये फायरवॉल इस फाइल को क्लाउड को भेज देगा। तो रिप्लाई जिसके अंदर क्या है, ZDA अलाउ होने के साथ साथ क्लाउड पे भी जाएगा, और वो रिप्लाई उनके क्लाउड के अंदर या डेटा सेंटर के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे ही ये पहुंचा, जैसे ही ये वहां पे पहुंचा, वहां पे उन्होंने हायर कर रखे हैं इंजीनियर्स। तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स यानी हर वेंडर जो भी फायरवॉल बेचता है अपने डेटा सेंटर या सर्विस सेंटर या जो भी है क्लाउड पे इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं। वो ये बताएंगे कि जो ये आया है ये क्या है। उसके लिए दो बातें होंगी। एक हो सकता है जो ये आया है ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर। ऐसा भी हो सकता है कि ये अटैक है, तो अटैक है तो इसका निकलेगा सॉल्यूशन या फिर बोले तो सिग्नेचर। तो अब
जब ये हमारा हुआ अटैक तो 2.1 स्टेप हमारा ये होगा, तो इसका सॉल्यूशन या क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर बनाया जाएगा। और सिग्नेचर जब हमारा तैयार हो गया है, उस सिग्नेचर को का फिर क्या तैयार किया जाएगा, उस सिग्नेचर का तैयार किया जाएगा अपडेट, और उसको रख दिया जाएगा अपडेट के अंदर, और उसको उठा के दे दिया जाएगा फायरवॉल को। फायरवॉल इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और अब उसके पास क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर अपडेट की तरह यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डन हुआ। या फिर हमने क्या इनेबल किया था, हमने इनेबल किया था सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, लेकिन सिग्नेचर नहीं था, तो वहां पे अब या तो एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर या सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन अपडेट की तरह वहां पे आएगा, जो हमारे लिए क्या हो गया, अब यहाँ पे नॉन हो गया। अब यदि ये अटैक दोबारा से होता है तो अब रिप्लाई नॉन एप्लीकेशन के साथ साथ किससे मैच करेगा, अब ये नॉन अटैक से मैच करेगा। तो फोर्थ स्टेप में इसको अब दोबारा अलाउ ना करके क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। तो जब तक अपडेट नहीं आता है, जब तक हमारे को अपडेट नहीं मिलता है, तो लिखेंगे बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले, बिफोर अपडेट जेडीए विल बी अलाउ। जब तक अपडेट नहीं आता है जेडीए अलाउ रहेगा। जैसे ही हमारे पास अपडेट आ गया तो आफ्टर अपडेट जेडीए विल बी डिनाई, जीरो डे अटैक डिनाई रहेगा। अपडेट कितनी देर में आएगा, एक टाइम रहेगा जब यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप अपडेट भेजोगे, फाइल भेजोगे, तो एक समय पे फाइल भेजी जाएगी और दूसरे समय पे आपको अपडेट मिलेगा। ये विंडो 3 से 5 मिनट का है। वेंडर कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी फाइल हमें भेजी है 3 से 5 मिनट के अंदर, उसका हम तुम्हें क्या दे देंगे, 3 से 5 मिनट के अंदर उसका अपडेट हम तुम्हें दे देंगे। डन हुआ। तो जिस डिवाइस के अंदर किसकी क्षमता हो, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो, वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन को अलाउ, नॉन अटैक को डिनाई, और अननोन अटैक को इफ एनीथिंग अननोन, जो भी यहाँ पे अगर कुछ भी अननोन होता है उसको सेंड टू क्लाउड, क्लाउड को भेजता है। वहां से जो अपडेट मिलता है उसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन अलाउ, नॉन अटैक डिनाई, अननोन टू क्लाउड, जो वहां से अपडेट मिले उससे फिर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन कौन से वेंडर, फोर्टिगेट, पालो अल्टो, चेक पॉइंट और सिस्को एफटीडी, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। डन हुआ। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी हो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। This feature is only in FortiGate or Palo Alto is also available. Sandbox. मैंने कहा है Palo Alto फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल और सिस्को एफटीडी, ये तीनों के तीनों फायरवॉल सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन सपोर्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा पांचवी टेक्निक। तो अभी तक हमने पढ़ा फायरवॉल क्या है, टेक्निक्स, पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी, स्टेटफुल, ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट जनरेशन, ये आपको करा ही दिया। तो अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया फायरवॉल इंट्रोडक्शन। उसके बाद है फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। तो फोर्टिगेट के कंटेंट क्या है वो तो आपको बता दिया है, वही हमारे फीचर्स हैं, तो वो हम करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा इंट्रोडक्शन और लैब सेटअप रहेगा, ये हम कल करेंगे। आज हमारा इतना ही। फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर जी लैब सेटअप के लिए मतलब हमारा लैपटॉप की ज़रूरत है या ऑनलाइन जॉब देख अगर आपको लैब सेटअप करना है तो हमें ये चाहिए i7 या i9
राइजन 7 या 9, 6 या 8 कोर, 12 या 16 थ्रेड, रैम 32 GB, हार्ड डिस्क फ्री स्पेस कम से कम 200 GB होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो अच्छा है। विंडोज 10 या 11 होंगे तो उन पे हम अपनी क्या कर सकते हैं, लैब बना सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा FortiGate इंट्रो, और उसके बाद फिर लैब सेटअप। आज हमारा इतना है।